हाय गाइस, आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हाइपरटेंशन के रिलेटेड जो ड्रग्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि किसी पर्सन का जो बीपी इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको किस तरह रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग ड्रग्स। और अगर किसी पर्सन जो है ना उसका बीपी इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो अगर वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर ले तो उसका बीपी जो है वो नॉर्मल हो सकता है। ठीक हो गया। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज की वीडियो जो कि हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रिलेटेड है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जाहिर सी बात है इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि एंटी हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव मीन हाइपरटेंशन, एंटी मीन कि उसको रोकना, ठीक है, यानी कि हाइपरटेंशन को रिड्यूस करना। हाइपरटेंशन यानी कि बीपी को इंक्रीज़ होने से रोकना। उसके लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो आती है हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज़ यूज टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम लोग नॉन फार्माकोलॉजी ड्रग और फार्माकोलॉजी ड्रग के बारे में बात करेंगे। तो ये जो नॉन फार्माकोलॉजी ड्रग है ये क्या होती है, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन है, उसका विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि उसका जो बीपी है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो ड्रग का यूज़ नहीं कर रहा और अगर वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेता है, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर लेता है, तो उससे क्या होगा कि उसे ड्रग का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा कि वो अपने बीपी को नॉर्मल लेके आ सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, नॉन फार्माकोलॉजी ड्रग में क्या हो सकता है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है ना, मीन कि अगर वो पर्सन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो उससे क्या होगा, उसका बीपी रिड्यूस हो जाएगा। अगर वो अपने डेली लाइफ में मतलब डेली लाइफ में जो है वो सॉल्ट का यूज़ नहीं करता या सॉल्ट का यूज़ कम करता है तो उससे भी इसका बीपी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। अगर पर्सन ओबीज है तो अपना वेट लॉस करे। अगर पर्सन जो है वो स्मोकर है, ठीक है, वो क्या करे, स्मोकिंग से अवॉइड करे, अल्कोहल अवॉइड करे या कम उनका यूज़ करे। और अगर कोई पर्सन स्ट्रेस देता है, ठीक है, आपको पता है स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम काज करती है, ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना। उसके बाद पोटाशियम रिच डाइट, अगर पर्सन जो है अपनी डेली लाइफ में पोटाशियम का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, मीन बनाना फ्रूट वगैरह खाता है, तो क्या होगा कि उसका जो है ना वो बीपी नॉर्मल रहेगा, उसे किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रेड मीट शुड बी अवॉइडेड। तो ये हमारे पास थी नॉन फार्माकोलॉजी ड्रग, ठीक है, जिनका हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने बीपी को नॉर्मल लेके आ सकते हैं या फिर उसको इंक्रीज़ होने से बचा सकते हैं। उसके बाद हम फार्माकोलॉजी ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास फार्माकोलॉजी ड्रग मीन कि अगर कोई पर्सन है तो क्या, तो वो मेडिसिन का यूज़ मतलब मेडिसिन के थ्रू उसका बीपी हम लोग किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, तो उन ड्रग्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करेगी, वो ड्रग्स हमारे पास हैं। सेंट्रल एक्टिंग ड्रग, ठीक है, गैंग्लियन ब्लॉकर, उसके बाद नर्व एंडिंग ब्लॉकर्स, ये जो तीन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स, ठीक है। वेजोडाइलेटर्स, आपको पता है कि हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो वेन्स एंड आर्टरीज होती है वो क्या हो जाती है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो नैरो हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा बीपी इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब हम उन आर्टरीज एंड वेन्स को क्या करेंगे, डायलेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, अब ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या होते हैं, क्या होता है कि हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन वगैरह जो हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज़ करते हैं। तो वो जो हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हार्ट, आर्टरीज, वेन्स वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हार्मोन जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं तो कंट्रैक्टिलिटी वगैरह जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, या हमारी जो आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम लोग हाइपरटेंशन को रोकना है तो हम क्या करेंगे, इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वो जो हार्मोन हमारा रिलीज़ हुआ है जो इनको स्टिमुलेट कर रहा था वो वो क्या करेगा, वो इन पर एक्ट नहीं करेगा, उनको स्टिमुलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ब्लड मीन के अगर हार्ट में वो इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिड्यूस होगी तो आपको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह भी रिड्यूस हो जाएगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा। अगर कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो गया जो कि डिपेंड करता है सिस्टोलिक वॉल्यूम पे, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एसी इनहिबिटर्स की, ठीक है। एसी इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके फर्दर डिटेल से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी करेंगे। तो अभी सिर्फ आप इसका नाम याद रख लें कि हम लोग जो है वो फार्माकोलॉजी ड्रग यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में एसी इनहिबिटर्स देते हैं। उसके बाद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी देते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं। आपको पता है कि जब हार्ट पे क्या होता है कि हमारे पास कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि हमारी आर्टरीज पे भी क्या होता है, कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि कैल्शियम चैनल का क्या मतलब होता है, जब वो हमारे सेल्स के अंदर जाता है तो वो कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो अगर कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्या होता है कि हमारे पास हार्ट कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो गया है, हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो सिस्टोलिक वो जो हमारे पास कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज़ होगा। जब कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, हमारे पास वो जो क्या कहते हैं उसको, सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और डायूरेटिक्स देंगे, ठीक है। अगर ब्लड का वॉल्यूम ओवरलोड है तो उससे हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो उस ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए हम जो ड्रग देते हैं वो है हमारे पास डायूरेटिक्स। तो ये तो हमारे पास होगी नॉन फार्माकोलॉजी ड्रग और फार्माकोलॉजी ड्रग के बारे में कुछ बातें। अब क्या करते हैं कि अगर किसी पर्सन का क्या है कि नॉर्मली जो है वो जो ब्लड का वॉल्यूम है, मीन के ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो चुका हुआ है, ठीक है। ब्लड प्रेशर जब रिड्यूस हो चुका हुआ तो किस तरह जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल जाता है और किस तरह हमारे पास जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है और वो कहाँ कहाँ इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको वो स्टिमुलेट करते हैं। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, ये 3 स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। एक हमारे पास हार्ट है, एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा थर्ड हमारे पास क्या है, किडनी है, जो कि हमारे बीपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर वेनस रिटर्न मीन के यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो ब्लड आता है, ठीक है। ब्लड जो होता है वो लंग्स के पास जाता है, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि फिर क्या करते हैं आगे लेफ्ट साइडेड हार्ट की तरफ आता है। ओके हो गया। अभी क्या होता है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट पे लेट्स सपोज कि यहाँ पर क्या है कि ब्लड प्रेशर कम है, ओके, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर कम है तो ये क्या करता है, ये अयोटा की तरफ जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, वेंट्रिकल जब पंप करता है तो वो पूरी बॉडी को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। तो अब ये अयोटा के पास क्या है, ब्लड का वॉल्यूम अब यहाँ पर क्या है, लो है। ओके हो गया। यहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम लो है तो आपको पता है हमारे पास जो अयोटा है ना, देखिए हमारे पास अयोटा, ये असेंडिंग अयोटा होता है, ठीक है। असेंडिंग अयोटा से आगे ही हमारे पास आते हैं अयोटिक आर्च, ओके। अब अयोटिक आर्च से आगे हमारे पास डिसेंडिंग अयोटा होता है, ठीक है। ये असेंडिंग, ये अयोटिक आर्च और ये हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग अयोटा है। तो जो अयोटिक आर्च होती है ना, वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बैरो रिसेप्टर, ठीक है। इनको हम कहते हैं बैरो रिसेप्टर। अब ये जो बैरो रिसेप्टर होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि एनालाइज करते हैं मेनली, लाइक क्या होता है कि हमारे पास जब बैरो रिसेप्टर कैसे एक्टिवेट होते हैं, जब ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अयोटिक आर्च में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बैरो रिसेप्टर, ठीक है। अब ये बैरो रिसेप्टर क्या हो गया कि यहाँ पर पता चल गया इसको कि भाई यहाँ पर क्या है कि ब्लड का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो चुका हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये सिग्नल देगा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि मेडोलिया पे, जो कि हमारे पास वेजोमोटर प्रेजेंट है, उसको क्या करेगा, सिग्नल देगा कि भाई हमारे पास क्या है कि ब्लड का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो चुका हुआ है। तो तुम ऐसा करो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को क्या कर दो, एक्टिवेट कर दो, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देगा। अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी से क्या होगा कि सिग्नल जाएगा, ठीक है, जो कि एक प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। ये जो येला है ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक है, ठीक है। ये क्या करेगा, एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे हम कहते हैं नॉरेपिनेफ्रिन। आगे फिर पोस्ट साइनेप्टिक की तरफ जाएगा, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक क्या करेगा, आगे से स्टिमुलेट हो जाएगा। वो क्या करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर है हमारे पास एक बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है जो कि हार्ट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। दूसरा आर्टरीज पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहाँ पर कौन सा होता है, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। और वेन्स पे भी हमारे पास कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। और जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो कि किडनी में प्रेजेंट होता है, उसमें हमारे पास होता है बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ओके हो गया। तो अब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो यहाँ से सिग्नल जाएगा, ठीक है। सिग्नल हार्मोन जो होगा वो इस पर एक्ट करेगा, ठीक है। बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो कि हार्ट पे प्रेजेंट है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगा, मीन कि उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। जब उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये फर्दर जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका मैकेनिज्म समझ लें, उसके बाद हम स्ट्रोक वॉल्यूम को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब इंक्रीज़ हो जाती है तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि कार्डिक आउटपुट जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट पे डिपेंड करता है।
सो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो गया। कार्डिक आउटपुट जो होता है वो क्या होता है कि उससे फिर हमारा क्या होता है, सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास बीटा 1 पे क्या कर दिया इसने, इसको एक्टिवेट कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो आर्टरीज और वेंस के पास भी जाता है। ठीक है, वहाँ पर क्या करता है, इनकी क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, इनको नैरो कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की बात करें तो ये इसको भी स्टिमुलेट कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पास जो रेनिन इंजाइम है, ठीक है, वो ब्लड में क्या होता है, रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। जब वो ब्लड में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि जो हमारे पास ब्लड में एंजियोटेंसिनोजिन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजिन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एंजियोटेंसिनो 1 में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंजाइम डैट इज़ कॉल्ड रेनिन। तो उसके बाद क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिन 1 होता है वो जाता है लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं एंजियोटेंसिन जन 2 में। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंजाइम डैट इज़ कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इंजाइम। ठीक है, तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये क्या करता है, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, यानी कि आर्टरीज वेन्स वगैरह को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। दूसरा यहाँ पर ये जो किडनी है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है इसके ऊपर। ओके हो गया। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलस पे क्या होता है कि इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा पे क्या करता है कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसको क्या करता है कि रिलीज़ करवाता है। ठीक है, जब ये रिलीज़ होता है तो सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इनका रिटेंशन हो गया, मीन कि ये रीअब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, जब ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो हमारे पास क्या हो जाता है कि जो हमारे पास हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि अगर किसी पर्सन का जो है वो ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है तो हमारी बॉडी किस रिस्पॉन्स के थ्रू क्या करती है कि उसके ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करती है। ओके हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि जो फार्माकोलॉजी ड्रग होती हैं उनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर हम उनका यूज़ करेंगे तो हम किस किस जगह पर उनका यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने आपको 3 ड्रग्स बताई थी पहली, वो क्या करती है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको दूसरे बताए थे कि जो हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स होती है वो क्या करेंगी, इन आर्टरीज एंड वेन्स पे एक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में बताया था, वो क्या करती है कि इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। ठीक हो गया, ये जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर मैंने आपको दिखाए हुए हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स भी होते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि किडनी क्या करती है, किडनी के पार्ट जो कि हमारे पास जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस है। ठीक है, ये क्या करती है, रेनिन इंजाइम को रिलीज़ करते हैं। ठीक हो गया। ये जो रेनिन इंजाइम रिलीज़ हो गया ये चला जाता है ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड में चला गया। ठीक है, ब्लड में क्या होता है कि हमारे पास ये जो लीवर है वो भी क्या करती है, ब्लड में रिलीज़ करती है एंजियोटेंसिनोजन को। ठीक है, अब रेनिन क्या करता है, ब्लड में गया, ब्लड में क्या था, हमारे पास एंजियोटेंसिनोजन भी था। अब ये जो रेनिन है ये क्या करेगा, इस एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये जाता है लंग के पास। ठीक है, अब लंग में हमारे पास एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसके जहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये वहाँ पर जाता है। बेसिकली ये क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, उसके बाद इसके रिसेप्टर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्डोस्टेरोन वो जो एड्रीनल ग्लैंड पर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर आपको पता है कि एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसको रिलीज़ करता है। वहाँ से आपको मैंने बताया था कि ये साल्ट एंड वाटर का रिटेंशन करवाता है। ओके, उसके बाद इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस में भी प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारे पास जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो जो हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हैं वो क्या करेंगे, वो इस एंजाइम को, ये जो ACE एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अगर एंजियोटेंसिन 1 बन गया तो वो लंग में गया, लेकिन लंग से आगे वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हुआ। ओके हो गया। और उसके बाद मैंने आपको एक और बताया था एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जैसे कि एंजियोटेंसिन 2 अगर बन गया तो वो कहाँ कहाँ उसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वहाँ पर उसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड में उसके रिसेप्टर प्रेजेंट और हाइपोथैलेमस में उसके रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि वहाँ पर अगर हम लोगों ने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दिया तो वो क्या करेगा, इनको इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे, तो एंजियोटेंसिन 2 जो होगा वो अपना काम नहीं कर पाएगा, मीन के वो वेन्स वगैरह को कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा, वो एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसको रिलीज़ नहीं कर पाएगा। जब उनको रिलीज़ नहीं करेगा तो हमारे पास साल्ट एंड वाटर का रिटेंशन नहीं होगा, इनका रिटेंशन नहीं होगा तो ब्लड का वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास वेनस रिटर्न वगैरह रिड्यूस हो जाएगा, वेनस रिटर्न रिड्यूस होगा तो हमारे पास वेंट्रिकुलर फिलिंग रिड्यूस हो जाएगी। वेंट्रिकुलर फिलिंग रिड्यूस हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम रिड्यूस होगा, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगा और फिर हमारे पास सिस्टोलिक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, जो कि इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है वो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फार्माकोलॉजी ड्रग के बारे में फर्दर डिटेल से बात करेंगे कि आखिर इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होते हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी।